स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो, ऐसे तो इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो वर्ड है। एक है आपका इलेक्ट्रो, और दूसरा कौन सा है? स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मीन यहाँ पे इलेक्ट्रिक, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। रेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? विराम। और इलेक्ट्रिक का यहाँ मतलब है सीधा सीधा चार्ज। क्या है बोलो? हाँ। अभी याद रखिएगा, जहाँ भी वर्ड आएगा ना इलेक्ट्रिक, दिमाग में आना चाहिए आपके क्या? चार्ज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चार्ज और इलेक्ट्रिक दोनों एक ही टर्म को बोला जाता है। तो अगर इस पूरे को मिला करके अगर एक आप मीनिंग निकालना चाहो, दोनों को अगर एक मतलब निकालना चाहो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाकई क्या है, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, तो जब कोई चार्ज पार्टिकल, चार्ज जो होता है, जो आवेशित कण होते हैं, जब वो स्थिर होते हैं, विराम में होते हैं, रेस्ट में होते हैं, और तब उनका आप स्टडी करते हो, उस स्थिर आवेश से संबंधित इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल या अन्य चीज़ों का अध्ययन करते हो, तो हम कहते हैं कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, स्थिर वैद्युत की। मतलब आवेश जब विराम में होता है तो उसकी जितने सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, जितने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जितने सारे गुण होते हैं, उससे रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें होती हैं, उसको जब आप पढ़ते हो तो हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अब ये बनाने का एक और रीज़न ये है कि जैसे ये ब्रांच खत्म होगा, तो अगला जो आपका ब्रांच आएगा उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो हिंदी में कहेंगे धारा वैद्युत की। फिर से अगर देखो तो यहाँ पे जैसे की, क्योंकि वैद्युत की जो टर्म आता है आपका, बेसिकली वो इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन धारा की इंग्लिश क्या होती है? करंट। क्या होती है? धारा की इंग्लिश करंट। तो उसमें क्या पढ़ोगे आप कि वहाँ चार्ज को ही पढ़ना होगा, लेकिन उस टाइम क्या होगा? चार्ज चलना शुरू कर दे, आवेशों का प्रवाह शुरू हो। तो जब आवेश मोशन में होते हैं ना, चार्ज पार्टिकल आवेश जब गति में होता है, और उसका जब आप स्टडी करते हो, तो हम कहते हैं धारा वैद्युत की, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और एक चीज याद रखिएगा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल रुका रहता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल रुका रहता है, स्थिर रहता है, ठीक है, उसके पास जो होता है एक अलग गुण होता है। और जब वही चार्ज पार्टिकल चलना शुरू कर देता है, तो जो गुण होते हैं उसमें कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी, कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ जाती हैं, एक्स्ट्रा गुण आ जाता है। जैसे आप चुपचाप से अगर मान लो बैठे हो, शांति से बैठे हो, ठीक है, तो आपके पास कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है? अगर मैं आपसे शांति से अगर बैठे हो, तो ये तो कन्फर्म है आपके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं हो। लेकिन हाँ, आप जमीन के कुछ ऊंचाई पर आके किसी फ्लोर पे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी तो है ही, स्थितिज ऊर्जा जिसको आप कहते हो, क्योंकि आपकी अर्थ के जो ग्राउंड है उससे थोड़ी सी हाइट आ गई है, तो आपके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन इसी छत पे आप दौड़ना शुरू कर दीजिए, आप यहाँ से वहाँ तक दौड़ना शुरू कर दीजिए, तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। ये देखो, आप इसी फ्लोर पे दौड़ना शुरू कर दो आप, तो क्या होगा? हाइट उतना ही है, तो पोटेंशियल तो है ही, उसके साथ साथ आपके साथ एक एडिशनल चीज़ आ गया, एक एक्स्ट्रा चीज़ आपके साथ जुड़ गई, और वो क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी, जिसको हिंदी में हम गतिज ऊर्जा। समझ आया? तो जब चार्ज पार्टिकल, जो आवेशित कण होता है, जब वो रुका रहता है, रेस्ट में रहता है, तो वो जो है सो कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, विद्युत क्षेत्र। क्या होता है विद्युत क्षेत्र? आगे, आवेशों के आसपास का एक ऐसा क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश के प्रभाव को अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। लेकिन बस इतना सा समझो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जैसो कि, तो उसका जैसो कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, और अगर वो रेस्ट में है, तो उसके आसपास का जो फील्ड है वो एक अलग तरह का है। लेकिन वही चार्ज पार्टिकल अगर चलना शुरू कर दे ना, उसके आसपास का जो फील्ड होता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं रह जाता, मैग्नेटिक फील्ड, एक एडिशनल फील्ड आ गया, एक एक्स्ट्रा फील्ड उसके साथ जुड़ गया, एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट उसके साथ जुड़ गया। सही बात समझ में? तो जब पार्टिकल रेस्ट में रहता है, चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट में रहता है, तो वो एक अलग तरह की स्टडी होती है। जब चार्ज पार्टिकल चलना शुरू कर देता है, तो वो एक अलग ब्रांच में स्टडी करते हैं। तो जब आवेश स्थिर रहता है, और स्थिर आवेश के विषय में हम अध्ययन करते हैं, हम कहते हैं स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रिक। सही बात समझ में? तो हम कह सकते हैं कि स्थिर वैद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिर आवेशों का अध्ययन। क्या मैंने बोला? स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी की वह शाखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द स्टैटिक चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस।
किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष में, क्योंकि आप देखो 11th क्लास में पढ़े कि जब कोई चीज़ आप डिफाइन करते हो कि कोई रेस्ट में है या मोशन में है, ये बड़ा उलझा हुआ सवाल है, क्योंकि जो चीज़ें रेस्ट में आपको कहीं से नज़र आती है वही चीज़ कहीं से मोशन में भी नज़र आती है। आई बात समझ में? तो हमको रेस्ट में बोलने के लिए कोई ना कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस सुनना, हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमको रेस्ट में समझ में आ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा ही टर्म जोड़ दिया गया है कि किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष कर आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, और आपको चार्ज रेस्ट में नजर आ रहे हैं और उसको आप अध्ययन कर रहे हो, तो आप कह सकते हो कि वो स्थिर वैद्युत है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी की, फिजिक्स की एक ऐसी शाखा है, एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर आप स्थिर आवेशों के विषय में करते हो, स्टैटिक चार्ज के बारे में समझ। यहाँ पे देखो तो ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको, किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिर आवेशों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। सबसे पहला जो टर्म आता है हम लोग के इस चैप्टर में वो कौन सा है? आवेश, चार्ज। अच्छा मैं आपसे पूछूं अगर सिंपल बात कि आप कितने केजी के हो? बड़ा आसान है कि आप गए किसी तराजू पे चढ़ गए, तरह बटखारा चढ़ाया, आपको पता चल गया कि आप 60 केजी के हैं, हाँ कि ना? बड़ा सिंपल बात है। तो मास जो होता है वो बड़ा जेन्युइन हो गया है मेजर करना। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि बताओ आपका चार्ज क्या है, आपका आवेश क्या है? तो सवाल ये है कि पहले आवेश को समझना पड़ेगा कि होता क्या है। आप में से किसी एक को खड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं आपसे वो करता हूँ कि आप कितने अच्छे आदमी हो या कितने बुरे आदमी हो ये मुझे पता करना हो। तो मैं कैसे करूँगा? तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से सुनना, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, आपके रिलेशन ढूंढूंगा, ठीक है, जिससे जिससे आप इंटरेक्ट होते हैं, जिससे जिससे आप बातचीत करते हैं रोजमर्रा की लाइफ में, जिससे जिससे आप आपका परिचय है उसको पकड़ूंगा और उससे आपके बारे में पूछ लूंगा। पता चल जाएगा आप कितने अच्छे आदमी हो और कितने कितने बुरे आदमी हो, हाँ या ना? मेरे विषय में आपको पता करना है तो आप यही काम कर सकते हो। ऐसे लोगों को चुनो जो 10 लोग मेरे आसपास हमेशा रहते हो और उनसे आप वो मिल लो, बातें कर लो, बात समझ आती है आप? तो हमने चला, ध्यान से सुनना, बात समझ में आएगा। हम पता करने चले कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है। तो चार्ज बेसिकली क्या है कि उस इलेक्ट्रॉन की अपनी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी जो दूसरे पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट कैसे करता है, बिहेव कैसे करता है। तो हमें ये पता करना है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, वो मतलब जो है सो कि, तो हमको ये पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉन किससे इंटरेक्ट करता है, किससे बातचीत करता है। तो हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से बातचीत करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बातचीत करता है। ये कैसे समझ में आया? देखो हम कैसे समझ में आया कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन के पास में दूसरा इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो ये भाग जाता है, हाँ या ना? तो अब दो आदमी आमने सामने एक दूसरे के आ रहे हों और जब जब एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और दोनों एक दूसरे को देख के भाग जाते हो, जाहिर सी बात है दुश्मनी होगी, हाँ या ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। एक प्रोटॉन हम इधर से लेके आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर से लेके आते हैं, दोनों एक दूसरे को ऐसे एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, एक दूसरे को खींच लेते हैं, एक दूसरे के साथ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं प्रोटॉन। तो हम ये सोचेंगे ना थोड़ा सा कि आखिर एक इलेक्ट्रॉन के पास जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये उससे दूर क्यों भाग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास कैसे चला जा रहा है। ये बात आपको समझ आ रही है? तो हम एक इलेक्ट्रॉन को पकड़े और इसके जैसा एक और पार्टिकल लेके आए, एक इलेक्ट्रॉन को पकड़े एक प्रोटॉन को लेके आए और ये इसका देखे कि इन दोनों के साथ कैसा ये बिहेव कर रहा है। इसका जो बिहेवियर है, इसका जो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका जो अपना नेचर है, इसका जो अपना गुण है, इस तरीके से बर्ताव कर रहा है, वो उसका चार्ज है। वो उसका उसका प्रॉपर्टी ही उसका चार्ज है कि कैसे वो दूसरे पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट होता है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको और फील आ जाएगा। आपने ये नहीं सुना होगा कि न्यूट्रॉन के पास चार्ज होता है, सब जानते होंगे कि न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, न्यूट्रल पार्टिकल, इसलिए उसका नाम भी न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, न्यूट्रॉन को हम लेके आते हैं, अब यहाँ न्यूट्रॉन को ला के रखे हैं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं, हम ये देखते हैं कि कोई मतलब, न्यूट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट ही नहीं होता, इससे बातचीत ही नहीं करता। आए हो आओ, जा रहे हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत करीब आ गए, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्सन नहीं। बहुत दूर चले गए, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्सन नहीं। ऐसा नहीं कि दूर जा रहा है तो वो रोने लगा, गीत गाने लगा, कहाँ चल दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में? जब वो पास आ रहा है तो ऐसा भी नहीं कि इतने पास क्यों आ रहे हो, हाँ कि ना? ऐसा कुछ भी नहीं। प्रोटॉन लेके आते हैं, समझो बात समझो, प्रोटॉन लेके आते हैं, यहाँ न्यूट्रॉन पकड़ के बैठा है, मैं बैठा हूँ,
अब इधर से प्रोटॉन लेके आते हैं, प्रोटॉन जब आता है हमें देखते हैं न्यूट्रॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोटॉन लेके जा रहे हैं न्यूट्रॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने कहा ये इसका ऐसा बिहेवियर है, इसके पास कोई भी आप पार्टिकल लेके आ रहा हो ये उससे इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है, बातचीत ही नहीं कर रहा है। तो बेसिकली इसका जो चार्ज है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो हमने बोला इसका चार्ज क्या है, 0 है। बेसिकली चार्ज है क्या, किसी पार्टिकल का वो आंतरिक गुण है जिसके द्वारा वो दूसरे के साथ बातचीत करता है, बिहेव करता है, इंटरेक्ट करता है। बिना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी के ये बताना, चार्ज को डिफाइन करना कि आवेश क्या चीज होता है, ये थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो ये एक बॉडी है और फिर एक दूसरी बॉडी, दोनों को क्या किया गया कि आपस में पकड़ के इनको रब कर दिया गया, मतलब रगड़ दिया गया। क्या किया गया, रगड़ दिया गया। क्योंकि आमतौर पे ये सब 10th क्लास में भी आपने एग्जाम्पल सुना होगा कि कंघी वंघी पकड़ के सूखे बाल से रगड़ो तो छोटे छोटे कागज के टुकड़े वो खींचने लगता है, आकर्षित करने लगता है। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो रोजमर्रा के लाइफ में होती थी। आप आमतौर पर अभी ठंडी के समय में अपना स्वेटर जैकेट खोलिएगा तो चढ़ 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 की आवाज आएगा। ये क्या है, स्टैटिक चार्ज है। अभी आपको समझ, अब प्रिंटर से जेरॉक्स निकालिएगा तो एक पेज जा रहा है, दूसरा पेज जा रहा है, तीसरा पेज जा रहा है, चौथा उस पे आ रहा है। ये चीज़ें जो चल रही होती हैं लगातार, वो अंदर इतना फ्रिक्शन ज़्यादा होता है कि वहाँ पे चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो उसी की किस्सा मैं समझा रहा हूँ बेसिकली, कि जैसे ये दो बॉडीज है, दोनों को आपस में रगड़ दो। रगड़ने के बाद क्या होता है कि हमने क्या देखा, ये जो बॉडीज है अभी नहीं पता इलेक्ट्रॉन, आप मान के चलो आपको पता ही नहीं है क्या होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और वैसे ही सोचोगे तो आपको फील भी आएगा, समझ में भी आएगा। तो हमने क्या किया, इसको पकड़ा और इसके साथ जो ऐसे खूब बढ़िया से इसके सरफेस के साथ रगड़ दिया ऐसे, ठीक है। अब रगड़ने के बाद क्या हुआ कि ये दोनों जो थे, ये जो दोनों थे, इन दोनों के जब हम लोग ऐसे पास में रखे तो हमने ये देखा कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, एक दूसरे को खींचने लगे। रगड़ने के बाद जैसे ही दोनों को आपस में एक दूसरे के आसपास छोड़ दोगे, वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, वो खींचने लगते हैं। तो फिर सवाल उठता है ना कि बिना रगड़े ऐसे रखे हुए थे आसपास तो नहीं खींच रहे थे, लेकिन दोनों को रगड़ के साइड में रख रहे हैं तो सट जा रहा है। फिर तो सोचना पड़ेगा कि हमने जो रगड़ा, इसको रब किया, इससे कुछ ना कुछ बदलाव आया होगा। तो पहले ये कॉन्सेप्ट था, ऐसा ये मानना था कि ऐसा कुछ हुआ है कि रगड़ने से क्या हुआ है कि इसमें से कुछ चीज ऐसा है, नहीं पता था इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, टेंशन मत, टाइम ऐसा कुछ था ही नहीं। इसमें से कुछ ऐसा फ्लूइड टाइप का, बहने टाइप का, जैसे पानी समझते हो, लिक्विड समझते हो ना, दूध पानी शहद ये सब, तो उस टाइप का फ्लूइड टाइप का कुछ होता है जो इसमें से बह करके इसमें चला गया, ऐसा कुछ। ये बात समझ आया। तो मतलब किसी एक में से इसमें इसमें चला गया, फिर उसमें से इसमें आ गया, और ये अनबैलेंसिंग हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से 10 गया और यहाँ से 5 आया, तो नेट आप यही बोलो ना सीधा कि यहाँ से 5 गया, रेहाना बोलो ऐसा कुछ। तो मैं एक ही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ कि एक ही तरफ से गया, दोनों तरफ से बोलने की जरूरत नहीं है। कि यहाँ पे क्या हुआ कि फ्लूइड टाइप का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आया कि देखो यहाँ से इसके अंदर से हम लोगों का कुछ निकल के इसके अंदर चला गया, और इसके कारण क्या हो रहा है, इसके गुण में बदलाव आ रहा है। ध्यान से सुनना, इसके गुण में बदलाव आ रहा है। अब जाहिर सी बात है भाई, देखो अब क्या होगा, आप सड़क चलते जा रहे हो, सीधे चलते जा रहे हो, आप साइकिल पे अपना बैठ के जा रहे हो और बगल से कोई बाइक वाला रगड़ के चला जाए, जाहिर सी बात है आपका कुछ हिल जाएगा, कुछ घट जाएगा, आप में कुछ बदलाव आ जाएगा। और जब बदलाव आएगा तो आपका प्रॉपर्टी बदलेगा कि नहीं बदलेगा, आपका गुण बदलेगा कि नहीं बदलेगा, आपका बर्ताव बदलेगा कि नहीं बदलेगा। और जो रगड़ के गया उसके साथ अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, आप उसको पकड़ना ही चाहेंगे, थोड़ा ना कहेंगे जा जा भाग जा जा। समझ आ रही बात। जैसे ही वो रगड़ के जाएगा बेसिकली क्या होगा कि कुछ ना कुछ आप में चेंज आएगा। बेसिकली वो जो चेंज आया ना, चेंज आने का मतलब एक नया चीज आपके अंदर क्रिएट हो जाना। वो जो नया चीज आपके अंदर क्रिएट हुआ ना, वही चार्ज है। जो प्रॉपर्टी नया डेवलप हुआ ना आपके अंदर, चार्ज कोई ऐसा मास ऐसा नहीं है जो आपका रगड़ के गया तो मास 10 केजी घट गया, 10 केजी बढ़ गया, वैसे फील नहीं कर सकते। आप ये समझो कि आपके जो नेचर में ऑटोमेटिकली क्या बदलाव आया, आपके साथ कुछ हो रहा है, आपको रब किया गया, रगड़ा गया, और उसके कारण क्या हुआ, आपके जो नेचर है, आपके जो बिहेवियर है, आपका जो किसी और पार्टिकल के साथ बर्ताव है, वो बदल गया। उस टाइम अगर कोई न्यूट्रल चीज भी आपके आकर पूछे का भैला अपना काम से काम रखो ना, क्या बतिया होता है हमारा से, उसके साथ भी आप ऐसे इंटरेक्ट करोगे। अब घबराइए मत, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो न्यूट्रल चीजों को भी इंटरेक्ट करते हैं। अरे भाई, अब कंघी को बाल से रगड़ रगड़ के लाए थे, कंघी को बाल से रगड़ के लाए थे, कागज को कहाँ रगड़ने गए थे, फिर भी कागज को इंटरेक्ट करता है कि नहीं करता है। तो जिसको रगड़ के जो कोई जाता है ना, न्यूट्रल लोगों को भी नहीं छोड़ता है, उसको भी इंटरेक्ट करता है, उसको भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसका अपना प्रॉपर्टी सबके साथ अब दिखेगा, सबके साथ ही शो करना चाहेगा।
तो जो एक नया कैरेक्टरिस्टिक्स, एक नया गुण जो उत्पन्न होता है किसी पार्टिकल के अंदर, उसको चार्ज कहा गया। कि हम जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो होता क्या है कि यहाँ से कुछ फ्लूइड टाइप का होता है जो बह के इसमें चला जाता है, एक से दूसरे वस्तु में चले जाते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि दोनों के गुण में बदलाव आता है। अच्छा, जो रगड़ के गया है उसके गुण में बदलाव नहीं आएगा क्या? डेफिनेटली आएगा, और जल्दी भागना चाहेगा। अरे हाँ ना बोल। तो जैसे बेचारा वो शांति से अपना जा रहा था, मस्त मौला एकदम, आप भी अपना जा रहे थे, दोनों न्यूट्रल थे, कोई किसी को, जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसके अंदर, वो भी न्यूट्रल था, आप भी न्यूट्रल। रगर हुआ, अनबैलेंसिंग हुआ, एक तरफ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स उधर गए, ये भी चार्ज हुआ, ये भी चार्ज। तो ये तो इलेक्ट्रॉन की कहानी बाद की है। लेकिन जब भी दो चीजें आपस में रब होती हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक के चेंज नहीं होते, दोनों के बदलते हैं। और जब दोनों के बदलते हैं तो इन दोनों में इंटरेक्शन शुरू होता है, दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। फिजिक्स की भाषा में एक अट्रैक्शन आ जाता है। तो वो जो अट्रैक्शन आया उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इसका नेचर बदला, इसका नेचर बदला। तो जो इसके नेचर में बदलाव आया उसको कहा गया चार्ज, उसको कहा गया आवेश। बात आपको अब देखो थोड़ा सा मॉडर्न वाले कॉन्सेप्ट से समझो, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। बाद में हमको ये समझ में आया कि कोई भी जो मैटर होते हैं, कोई भी जो पदार्थ होता है वो किससे बना है? परमाणु से। परमाणु में फंडामेंटल कौन कौन से पार्टिकल मिलते हैं हमको? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल हैं। तो ये समझ में आया, ध्यान से सुनना, कि ये जो मैटर है, ये जो मैटर है, ये जो वस्तु है, ये जो वस्तु है, इसके सरफेस पे एटम होगा, इसके सरफेस का एक एटम उठाते हैं, इसके सरफेस का एक एटम उठाते हैं। और एटम की जो कहानी होती है, थोड़ा बड़े बड़े होते हैं, मैं यहाँ बना लेता हूँ। ये जो डॉट व्हाइट वाला दिखा है ना, उसको मैं थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ। इसके सरफेस का मान लो ये एक एटम है, और इसके सरफेस का ये एक एटम है। अब जब आप इन दोनों को पकड़ के ऐसे रगड़ रहे थे, ये चीज़ आपको दिख नहीं रही थी, लेकिन यहाँ से एक मैंने परमाणु उठाया, एक परमाणु उठाया, थोड़ा सा बड़ा करके मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जब आप रगड़ते हो ना, सोच के देखो, एटम टू एटम इस बीच में क्या हो रहा है? यहाँ पे आएगा हीट। क्या आएगा? आएगी, गर्मी आएगी। क्योंकि आप जब काम करोगे, ऐसे रगड़ोगे, तो आपकी एनर्जी तो खर्च होगी ही होगी। हाँ ना बोलो, आपकी एनर्जी लॉस होगी ना। सुबह शाम तक मैं कुछ दे दूँ, दो ईंट आँखों रगड़ते रहो, 2 घंटा में आप हाफ नहीं जाओ, भूख नहीं लग जाएगी आपको? तो कहीं ना कहीं वो जो वर्क आप कर रहे हो, एनर्जी खर्च कर रहे हो, वो एनर्जी यहाँ हीट में कन्वर्ट होती है, वो हीट बन के यहाँ आती है। जब हीट बन के यहाँ आती है तो आपको पता है कि जो परमाणु होते हैं उनके ऑर्बिट में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब मैं मॉडर्न वाला बात कर रहा हूँ। तो जब यहाँ पे जब हीट आएगा तो वो हीट एनर्जी किसको मिलती है? इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जब किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है तो वो एटम छोड़ के बाहर भागता है। तो अब जैसे कि यहाँ से यहाँ जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ सकता है ना, बोलिए। और यहाँ से मान लो, एक एटम से मान लो 2 इलेक्ट्रॉन गया, वहां से 1 इलेक्ट्रॉन आया, तो फिर तो ये अनबैलेंसिंग होगा। ये बात आपको समझ में आए? तो ऐसा किस्सा शुरू हो जाएगा कि अगर ये तो एक एटम की बात है, इसके सरफेस पे जब आप दो वस्तुओं को रगड़ रहे हो तो न जाने कितने एटम्स दूसरे एटम के साथ क्या हो रहे हैं? रब हो रहे हैं। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ चल के जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ चल के आ रहे हैं। बात आपको जब ये अनबैलेंसिंग होगा तो ऐसा होगा, मान लो थोड़ा देर के लिए कि 500 इलेक्ट्रॉन्स, 500 इलेक्ट्रॉन्स इस पर से इस पर चले गए। नेट की बात कर रहा हूँ, कुल की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ से मान लो कि जैसो कि 200 आया, यहाँ से 700 गया। बात वही हो गया ना कि बस 500 गया यहाँ से। आपने मेरे को 5 रुपए दिए, मैंने आपको 10 रुपए दिए। क्या बोलो ना कि मैंने आपको 5 रुपए दिए, आपने मुझे दिए ही नहीं। नहीं समझ आया? तो नेट की मैं बात कर रहा हूँ, कुल की बात कर रहा हूँ, टोटल रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, कुल मिलाकर, ऑल टुगेदर जिसको आप कहते हो इंग्लिश में। तो 500 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए। तो आपको समझ में आता है कि जब इलेक्ट्रॉन गया होगा तो इलेक्ट्रॉन की अपनी प्रॉपर्टीज होती है, अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जैसे मैं कैसा हूं, अगर मैं कल होके मर जाऊं तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स भी मर जाएगा, मेरा गुण अवगुण जो भी है सब मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स लेके जाएगा। आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ संस्था बंद कर दूं, कहीं दूसरी जगह पढ़ाऊं जाके, तो क्या बच्चे नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, ऐसे ही एजुकेशन दूंगा। अरे हाँ ना बोलो। तो मैं जहां रहूंगा वो मेरी प्रॉपर्टी तो मेरे साथ रहेगी ना। मैं जितना अच्छा हूं, जितना खराब हूं, वो मेरे साथ रहेगा, वो नहीं खत्म होने वाला है। इलेक्ट्रॉन की जो अपनी प्रॉपर्टी है वो उसके पास रहती है। तो जब इलेक्ट्रॉन गया है तो अपनी प्रॉपर्टी लेकर के गया है। और जब ये जिस परमाणु में था, तो सोच के देखो, उस परमाणु को उदासीन करके रखा था। तो जहां से गया वहां भी एक नया प्रॉपर्टी डेवलप होगा, क्योंकि वो चीजें अनबैलेंस होंगी।
पहले सिस्टम बैलेंस था, एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स थे उतने इलेक्ट्रॉन्स थे, वो बैलेंस था। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहाँ पे चला गया, तो इलेक्ट्रॉन अपनी प्रॉपर्टी, अपना बिहेवियर लेके चला गया दूसरे के पास। अब जहाँ गया वहाँ एक्सेस हो गया, ज़्यादा हो गया, ज़रूरत भी नहीं थी, इधर से जाना भी नहीं था। लेकिन हमने जो एक्स्ट्रा वर्क किया, जो ज़्यादा काम किया, जो एक्स्ट्रा ये रगड़ने वाला काम किया, इसके कारण ये अनबैलेंसिंग आया। ये बात समझ आ रही है आपको? और इसके कारण क्या हुआ कि यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, दोनों जगह बदलाव आया। और ऐसे ये क्यों हो रहा है कि जो पार्टिकल्स जब जा रहे हैं तो अपने नेचर को, अपने प्रॉपर्टी को, अपने चार्ज को, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके जाते हैं। इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं है, प्रोटॉन चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन को जो अपना प्रॉपर्टी है, अपना बिहेवियर, मैं चार्ज नहीं हूँ भाई, मेरा जो बिहेवियर है, बर्ताव है, वो चार्ज है। मैं दूसरे लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करता हूँ, वो चार्ज है, वो डिसाइड करेगा मेरा चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। बात समझ आ रही? ठीक है, तो अपना बिहेवियर लेकर गया, जिसकी वजह से यहाँ अनबैलेंसिंग आया, यहाँ गया तो यहाँ एक्सेस हो गया, यहाँ कम हो गया, जिसके कारण अब इसमें एक अलग तरह की प्रॉपर्टी आई। और जहाँ गया, ये भी सोचो ना, जहाँ से गया और जहाँ गया, दोनों जगह सेम कैरेक्टरिस्टिक तो नहीं आ सकते। बात आपको समझ? दोनों जगह सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आ नहीं सकते। ये बात समझ आए? दोनों जगह आएंगे अलग अलग। अब हमने क्या देखा कि एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो देखो कैसे हम लोग बोलते हैं कि यहाँ जो है सो कि जहाँ से जाएगा वहाँ पे प्लस में आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घटेगा तो प्लस में चार्ज क्रिएट होगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉन जाता है वहाँ। तो आप ये क्यों कहते हो कि यहाँ पे प्लस 1.6 गुने 10 का पावर माइनस 19 कूलम चार्ज आ जाएगा, और जहाँ जाएगा माइनस 1.6 गुने 10 का पावर माइनस 19 कूलम चार्ज आ जाएगा, ऐसा कुछ? आप ये इक्वल मैग्नीट्यूड बोलते क्यों हो? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गया है तो जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ अपना खत्म करेगा उतना ही कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ लेके जाएगा। इलेक्ट्रॉन अपनी सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके जा रहा है। जितना अच्छा यहाँ से कम होगा ना, उतना ही अच्छा यहाँ बढ़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके जा रहा है, अपने गुण को लेके जा रहा है। मैं जाऊंगा तो ऐसा थोड़ी है कि मैं 10 लोगों के गुण को लेके चला जाऊंगा, जो अच्छे लोग यहाँ पे हैं उनके गुण तो यहीं रहेंगे। नहीं आ रहा समझ? ये बात आपको समझ आए? तो ये चीजें होती हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसका अपना एक गुण होता है, अपना एक नेचर होता है। जब वो लेकर के अपना जाता है तो जहां से जाता है वो बदलाव आता है, और जितना चेंज यहाँ आता है उतना ही चेंज यहाँ आता है। लेकिन ये दोनों चेंज सेम नहीं होते, तो इन मैथमेटिक्स, गणित के आधार पर हम लोग दो साइन इस्तेमाल करते हैं, एक प्लस एक माइनस। और चूंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो रहे हैं, इसलिए हमने एक के पहले प्लस लगा दिया, दूसरे के पहले माइनस लगा दिया। बात समझ आया? ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मतलब इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन अपने माथे पे माइनस लेके घूमता थोड़ी है भाई, प्रोटॉन अपने माथे पे प्लस लेके थोड़ी घूमता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हमने आजू बाजू में रखा, उनके इंट्रैक्शन देखे कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये जैसा प्रॉपर्टी इसका है उसके ठीक ऑपोजिट इसका है। मैथमेटिक्स में हम लोग ये करते हैं कि जब ऑपोजिट चीज़ें होती हैं तो एक को प्लस बोलते हैं, एक को माइनस बोलते हैं, इसलिए हमने एक को प्लस दिया, एक को माइनस दिया। बात समझ आ रही है आपको? बस शुरू में अगर किसी को मन करता कि प्रोटॉन को माइनस से दिखा देते हैं और इलेक्ट्रॉन पे प्लस बता देते हैं, तो आज हम लोग इलेक्ट्रॉन पे प्लस ही दिखाते, प्रोटॉन पे माइनस ही दिखाते, और नाभिक धनावेशित नहीं होता, नाभिक ऋणावेशित होता। सही बात समझ में? ठीक है, तो ये बाई कन्वेंशन है, ये मान्यता है कि जो साइंटिस्ट थे उनको लगा कि इन दोनों के नेचर ऑपोजिट हैं, एक को प्लस बोल देते हैं, एक को माइनस बोल देते हैं, तो कर दिया गया। तो इलेक्ट्रॉन को माइनस बोलते हैं और एक को प्लस बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें हैं। अब ये जहाँ से जाता है माइनस लेके अपना जाएगा, तो जहाँ जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिव बोलते हैं तो जहाँ जाएगा तो हम माइनस बढ़ेगा, अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाएगा, और जहाँ जाएगा उसकी प्रॉपर्टी कम होगी तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव उठ के ऊपर खड़ा हो जाएगा। जब अच्छे लोग चले जाएं तो फिर बुरे लोग हावी हो जाते हैं। हाँ ना, समझ आ रही बात? तो जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, ध्यान से सुनना, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, जिसके कारण इन दोनों वस्तुओं के गुणों में बदलाव आता है, अर्थात एक नया गुण उत्पन्न होता है। जो नया प्रॉपर्टी आता है, जो नया गुण होता है, उसी को क्या कहा गया? अच्छा, उसी को हम कहते हैं आवेश। समझ आया? ठीक है, तो ये एक फंडामेंटल डेफिनेशन था, बेसिक डेफिनेशन था। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वस्तुओं के सतह पर उपस्थित परमाणु के बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर चले जाते हैं, जिसके कारण वस्तुओं में एक नया गुण उत्पन्न होता है। इसी नए गुण को क्या कहते हैं?
समझ आया? या ये ध्यान देना, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ विद्युतीय एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर देता है या अनुभव करता है। देखो चार्ज को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि चार्ज है तभी वो किसी दूसरे को फोर्स लगाता है, चार्ज उस पे है तभी किसी को क्या करता है, खींचता है। समझ में आ रही बात? तो जब किसी पार्टिकल पे चार्ज होता है तो हमने क्या देखा कि दूसरे को इंटरेक्ट करता है, मतलब खींचता है, धक्का देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ये सारी चीजें करता है, या खुद एक्सपीरियंस करता है। एक हमारे पास सोच के देखो, एक बॉडी है जो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम न्यूट्रॉन लेके आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। बात समझ में आ रही है आपको? तो अगर चार्ज है तभी तो किसी दूसरे के चार्ज से वो इफेक्ट होगा, चार्ज। ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये जो बात कहा जा रहा है कि आवेश जो होता है किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसके कारण पदार्थ जो होता है वो क्या करता है, विद्युतीय एवं चुंबकीय प्रभाव या तो उत्पन्न करता है, आवेश होगा तभी उत्पन्न कर सकता है, और या अनुभव करता है। अगर चार्ज नहीं होगा तो ना तो वो उत्पन्न कर पाएगा और ना वो एक्सपीरियंस कर पाएगा। बात समझ आ रहा है? न्यूट्रॉन का कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जो न्यूट्रल चीजें होंगी उसका ना तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ना वो क्रिएट कर सकता है और ना किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में जाके उस चीज को एक्सपीरियंस कर सकता है। बात आपको समझ? ठीक है, तो चार्ज ही है जिसके कारण वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट भी कर सकता है और दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकता है। अगर मुझे पता करना हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, तो कोई हमें चार्ज पार्टिकल लाना पड़ेगा, और मैं चार्ज पार्टिकल यहाँ रख के छोड़ूं और देख रहा हूँ कि ऐसे फट से भाग जा रहा है, इसका मतलब कोई इधर खींच रहा है उसको। बात समझ में आ रही? तो मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ पे किसी ना किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड है या इस पे चार्ज है, आया ना? अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे सोच रहा हूँ कि मेरे पास एक बॉडी है, चार्ज है, पूरा आवेश है इस पे, अब बगल में एक आवेशित कण लेके आ रहा हूँ तो फोर्स लग रहा है, अच्छा एक पार्टिकल लेके आया उसको रखा, यहाँ पे चार्ज बॉडी है, आवेशित वस्तु है, और एक ऐसा पार्टिकल लेकर यहाँ रखा और देख रहा हूँ कि भाग ही नहीं रहा, ना तो इधर जा रहा ना इधर जा रहा, चुपचाप रख दिया यहीं पे रह गया। इसका क्या मतलब है? इस पे न्यूट्रल चार्ज ही नहीं इस पे। क्या समझ में? तो चार्ज होगा तो या तो ये फील्ड क्रिएट करेगा या दूसरे के फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा। तो ऐसे भी आप चाहो तो डिफाइन कर सकते हो। तो ये दो तरीके होते हैं चार्ज को डिफाइन करने। समझ आया? मैं चाहूंगा कि आप इसको पहले नोट करें फिर हम लोग आगे चलिए। आवेश के गुण क्या बोला जाए? आवेश दो प्रकार के होते हैं। देखो आवेश का अपने आप में ये भी एक गुण है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कई चीजें होती हैं जिनका क्लासिफिकेशन करो, वर्गीकरण करो तो वो 10-15 प्रकार के हो जाते हैं। तो ये अच्छी बात है ना कि दो ही प्रकार के होते हैं। फिलहाल तो हम लोग यही बोल सकते हैं। तो आवेश कितने तरह के होते हैं फिलहाल हमारी दुनिया में? दो तरह के। कौन कौन? धनावेश और ऋणावेश। दूसरा है समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, जबकि असमान आवेश एक दूसरे को, एक्सपेरिमेंटल है, हमने इस चीज को चेक करके देखा है। और ये बात जो है सो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के डिस्कवरी के बाद नहीं, ये पहले ही पता चला है कि समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और असमान एक दूसरे को, वाह बहुत अच्छा, असमान एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को, ध्यान नहीं रखी, हाँ ठीक है। मतलब प्लस प्लस में क्या होगा बताओगे? रिपल्सन। माइनस माइनस में, और प्लस माइनस में ऐसे दिखा सकते हो, ये रहा अट्रैक्शन, ये रहा रिपल्सन, ये रहा रिपल्सन। चलेगा? अगर थोड़ा सा 1 मिनट का समय दो तो मैं दिखा सकता हूँ कि विदाउट इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुए प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई है, कैसे आप डिसाइड कर सकते हो कि चार्ज दो ही टाइप के होते हैं। बड़ा आसान है। एक काम करो, एक बॉडी लिया हमने, दूसरी बॉडी ली, इन दोनों को आपस में रगड़ दिया, रब करने के बाद इन दोनों को आपस में रखा। ध्यान से सुनना, किस्सा शुरू करते हैं। हमने क्या देखा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ठीक है, ये लिखा हमने ए, ये लिखा इसको बी। ए और बी में क्या हो गया? आकर्षण। रगड़ने के बाद ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगे, खींचने लगे। अब क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें से ए को यहाँ लेके आते हैं, ध्यान सुनिएगा। ए को यहाँ हमने रगड़ के रख लिया साइड में, फिर अलग कर लिया, और फिर यहाँ पे कोई दूसरा सी लेके आते हैं और कोई चौथा डी लेके आते हैं। इन दोनों को आपस में रब कर लो। रगड़ने के बाद यहाँ दोनों को आपस में रगड़ लो, दोनों को पकड़ के, और सी को फिर ए के पास लेके आओ। तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है, अध्ययन क्या हमने किया कि जब इन दोनों को आपस में रगड़ के सी और डी को जब ए के पास लाए तो ए ने क्या किया, सी को खींच लिया। ध्यान से सुनना, ए ने क्या किया, सी को खींच लिया। जब डी को हम इसके पास लेके आए तो डी को इसने धक्का दे दिया, बाहर भागो। ठीक है, ध्यान सुनना। फिर हमने क्या किया, ई और एफ लेके आए, दो और अलग चीजें लेके आए, इन दोनों को आपस में रगड़ दिया। हमने जो है सो कि ई को ए के पास लेके आए, इसने ई को धक्का दे दिया। एफ को लेके आए, एफ को उसने खींच लिया।
अब ध्यान से देखो, ये जो ए है, आप दुनिया के किसी भी चीज को आपस में रगड़ के लेके आ रहे हो, ये दो ही काम कर रहा है, या तो उसको अपनी तरफ खींच रहा है या धक्का दे रहा है। कितने लोगों को खींच रहा है? सब कैसे होंगे? एक जैसे होंगे, क्योंकि ये तो सब सबके लिए एक ही है। अरे बोलो हाँ या ना। अरे मैं हूं, मैं इसे भी आकर्षित कर रहा हूँ, उसे भी आकर्षित कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? मेरे लिए वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। मैं इसको भी धक्का मार के भगा रहा हूँ, उसको भी धक्का मार के भगा रहा हूँ, ये भी खराब है, वो भी खराब है। ये दोनों सेम है, एक ही जैसे। नहीं आ रहा समझ में? तो नेचर में फिर किसी को भी आपस में रब करके लेके आओ, किसी को भी रगड़ के लेके आओ, ये दो ही काम कर रहा था, या तो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, नहीं तो धकेल रहा है। जितने सारे चीजों को खींच रहा है वो सब एक जैसे, जितने सारे चीजों को धक्का दे रहा है सब एक जैसे। समझ आया? कोई दिक्कत? तो आप कोई भी पार्टी, कोई भी बॉडी लेके आओ, कोई भी वस्तु लेकर के आओ, उनकी जो कैटेगरी होती है चार्ज होने की, आवेशित होने की, वो दो ही में जाते हैं। ठीक है, तो हमने बोला एक को धनावेश, एक को बोला ऋणावेश। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं क्या? ठीक है, बाद में जब तो डिस्कवरी हो गई तो बड़ा सरल हो गया सब समझाना। 1.6 गुने 10 का पावर माइनस 19 कूलम आवेश को मूल आवेश कहते हैं, रूट चार्ज कहते हैं। ये मूल आवेश रूट चार्ज की क्या कहानी होती है? ठीक है, थोड़ा सा ये समझना है कि मूल का मतलब क्या होता है? जड़, किसी भी चीज़ का शुरुआत, रूट, मतलब उसी को बोलते हैं। तो आप जब किसी बॉडी को चार्ज करते हो ना, तो बेसिकली हमारे सिलेबस तक तो अभी यही है कि आप जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ध्यान सुनना, एक इलेक्ट्रॉन जब आप बाहर निकालोगे तो इस पर कितना चार्ज आएगा? प्लस 1.6 गुने 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ठीक, मैं आपसे एक सवाल करूं, क्या इससे कम चार्ज क्रिएट करना पॉसिबल है क्या? ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन का टंगरी तोड़ के उसमें से निकालोगे। इलेक्ट्रॉन का टंगरी तोड़ दिए, आधा इलेक्ट्रॉन उसी में छोड़े और आधा इलेक्ट्रॉन खींच के निकाले, तो इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दोगे, आधा आधा, तो आधा चार्ज इसमें से निकला, आधा चार्ज इसी में रह गया। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल जब निकलता है तो पूरा चार्ज आता है। तो किसी भी एक मैटर से, एक पदार्थ से, एक वस्तु से आप एक इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे तो उस पर कम से कम जो चार्ज आएगा वो ये आएगा। सबसे पहला जो चार्ज का वैल्यू आएगा वो इतना आएगा, 1.6 गुना 10 का पावर माइनस। तो चार्ज किसी बॉडी पे क्रिएट होता है, नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? रूट चार्ज या मूल आवेश। समझ आया? कोई दिक्कत? अब मान लो कि आप और भी चार्ज क्रिएट करना चाहते हो, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालो, और भी चार्ज आएगा, तीसरा निकालो और आएगा, बढ़ते जाएगा। लेकिन कम से कम चार्ज अगर किसी बॉडी पे क्रिएट करना हुआ तो कितना कर सकते हो? इतना कर सकते हो, इससे कम आप नहीं कर सकते। कर सकते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। आई बात समझ में? आपको वो पढ़ने ही नहीं है। ये समझ आया आपको? फिलहाल ध्यान रखिएगा कि आप इलेक्ट्रॉन के वो पैर हाथ तोड़ तार के नहीं निकाल सकते, इलेक्ट्रॉन को हिस्से में नहीं बांट सकते। जब एक निकालोगे तो एक कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या कहीं से इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, और जब कंप्लीट इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसकी क्या कहानी होगी? या तो चार्ज जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पे इतना आएगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन आता तो इतना ही आता, माइनस में आता। तो वैल्यू हमेशा पहला वाला वैल्यू क्या रहेगा? इतना ही रहेगा, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मूलावेश कहते हैं, रूट चार्ज कहते हैं। समझ आया? ठीक है, और इसी से रिलेटेड थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। आवेश क्वांटमीकृत होते हैं, चार्ज जो होते हैं वो क्वांटाइज होते हैं। क्वांटाइजेशन मीन्स ये होता है यहाँ पे कि जब आप किसी बॉडी पे चार्ज क्रिएट करते हो तो वो हमेशा क्या होता है कि इस वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब अगर ऐसा होगा ना कि जो एक इलेक्ट्रॉन निकालने से अगर चार्ज इतना आया, 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन निकालने से चार्ज इतना आया, तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि किसी बॉडी से आप इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हो और इसमें मल्टीप्लाई करना पड़े 1.7 से? नहीं हो सकता। एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो चार्ज इतना आएगा, दो निकालोगे तो, तीन निकालोगे तो, इलेक्ट्रॉन का हाथ पैर तोड़ के नहीं निकाल सकते भाई साहब, ध्यान से सुन रहे हो बात मेरी। 5 निकालोगे तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 50 निकालोगे तो 50 से मल्टीप्लाई करोगे। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा, यहाँ पे पूर्ण गुणज ही होगा, एक पूर्णांक संख्या आएगा, यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं आ सकता। यहाँ पे ऐसे आप नहीं कर सकते कि 0.7 मल्टीप्लाई फलाना, इतना नहीं कर सकते आप। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है? तो ये क्वांटाइजेशन का मतलब होता है, आई होप आगे लिखा होना चाहिए, क्वांटमीकरण। किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, मूल आवेश का, मूल आवेश किसको बोलते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उसका पूर्ण गुणज होता है। अर्थात जो टोटल चार्ज क्यू होता है किसी बॉडी पे, प्लस माइनस, क्यों लग रहा है? समझ में आ रहा है?
कहीं से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्लस आएगा और कहीं जाएगा तो माइनस आएगा। इसलिए n क्या है, एक इंटीग्रल नंबर है, और e क्या है, e ये आपका रूट चार्ज है। e बराबर नीचे लिखा तो है यहाँ पे ये, और n का वैल्यू क्या रख सकते हो, 1 2 3 4 5। समझ आया? ये कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, n का वैल्यू कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। समझ आया? ये कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठाना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएंगे और करंट में भी ये काम आएगा। सच में आया ना? तो क्वांटाइजेशन का ये मतलब है, और q बराबर क्या रहेगा, एनी। चलिए इतना लिख लीजिए, बाकी अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।